ओके, डन। आ जाओ लाइन से फिर। ऐकायला नाही आलं, मोठ्याने बोल। 2 क्वेश्चन बचे, ठीक है। बाकी सब चलो, कहीं से तो शुरुआत। कोई बात नहीं, चले, ठीक है। करायचं होतं ना कॉल मला। किती टोटल क्वेश्चन्स आहेत? हाऊ मेनी क्वेश्चन्स आर देयर? 8 एंड इज बेसी। हाँ हाँ, तो टोटल कितने? बहुत सारे आ जाएंगे, 20 तो आराम से हो जाएंगे। और 20 क्वेश्चंस को 2 मेथड से सॉल्व करोगे तो 40 क्वेश्चन। बाप रे, बड़ा होमवर्क हो गया बहुत, है ना? तो आधा तो किया है आपने। नहीं सारे क्वेश्चंस दोनों मेथड से करने थे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। मैंने आपको क्या बोला था कि एक क्वेश्चन लिखा तो पहले उसको बाय एलिमिनेशन मेथड बोलो, कर दो सॉल्व, फिर उसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलो, पूरा कर दो सॉल्व। मतलब एक क्वेश्चन को अपन, तो इट इज़ बेसिकली डबल ऑफ एवरीथिंग। जो भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अपन 2 बार सॉल्व कर रहे हैं, एक बार एलिमिनेशन से, एक बार सब्स्टिट्यूशन से। प्रैक्टिस है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस दूने प्रैक्टिस, A1 प्रैक्टिस। अब वही वाली बात है फिर एक बार जो कंसिस्टेंटली रोज़ का काम रोज़ अगर करते रहोगे तो भाई आगे दिक्कत आने वाली ही नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। बट उतना डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ आप करो। अभी पहले दूसरे तीसरे दिन ही आपको औकात समझ में आ जाएगी, ठीक है? ये तो अभी शुरुआत है बच्चों, पढ़ना है आपको। हमने पहले दिन क्या डिस्कस किया? डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ का काम रोज़ पूरा करेंगे, और मैं जितना बोलूँगा उतना अगर आप करोगे तो तब तो बोर्ड में भाई अव्वल मार्क आना फिक्स है। मैं पहले दिन से बोला हूँ ना आपको। तो देखो, अभी भी आप कम पढ़ रहे हो, अभी भी आप पूरा आउट ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अदरवाइज़ आप 20 क्वेश्चंस करके लाते, पूरा होमवर्क करके लाते। कहीं ना कहीं पे मन में अभी भी कमज़ोरी है इस चीज़ को लेकर के कि यार मैं पूरा कर नहीं सकती, क्योंकि आदत ही नहीं है सब कुछ पूरा करने की कभी। हाँ, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिया था कि जो बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह है उनको अपन छोड़ देंगे, उनकी कोई बात नहीं है। जिनकी लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म हो रही है उनको तो करना पड़ेगा, है ना? ओके, म्हणजे केलं आहे ना थोडंफार तरी? चलो, आपने एटलीस्ट, कोई बात नहीं, कोशिश की है ना, दैट इज़ योर जीत। ओके, यू वॉन देयर। करना ज़रूरी है, बिल्कुल ही छोड़ के आओगे तो तब तो बुरी बात है। XYZ कुछ भी अगर आप आज आपने किया है सॉल्व तो अच्छी बात है। मैं सबका भी नहीं चेक करता हूँ, फिर छोड़ देते हैं ना, आज के दिन कुछ चेकिंग नहीं करते। लेकिन सबने आई होप कोशिश तो की होगी। ऐसा कोई है जिसने बिल्कुल ही नहीं किया, ज़ीरो होमवर्क किया है किसी भी कारणवश? ओके, डरो मत, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन आप बता दो मुझे यहाँ सर मैंने नहीं किया कुछ भी, मैं नहीं कर पाई, जो भी है। ग्रुप पे मैसेज पढ़ा आप लोगों ने? क्या बोला था? कितने लोग लाए? बुक लाए कि पेपर लाए? अच्छा, नहीं ग्राफ बुक खरीद ली? पुरानी थी पड़ी हुई? चलो ठीक है। जो भी है, ग्राफ पेपर है तो बढ़िया है। अगर नहीं है किसी के पास तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको नोटबुक पे ग्राफ कैसे निकालने हो मैं सिखा देता हूँ, ठीक है? इट इज़ नॉट अ बिग टास्क। बस वही है, ग्राफ पेपर पे थोड़े एक्यूरेट आपके आंसर्स आएंगे। ग्राफ पेपर ना हो तो आपको थोड़ा जुगाड़ तरीके से आंसर्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ये इकड़ा से ये वाले सवाल में, ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। और क्या डाउट है बेटा? यही वाला तेरा भी सेम, ये वाला भी? चलो ये दोनों करते हैं, है ना बेटा? 2 अलग तरीके के क्वेश्चंस ये लेके आई है। अभी आप सबके लिए कॉमनली अपन ये दोनों क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सबसे पहला यहाँ पे देखो, 3x, बेटा ध्यान दे सब, मैंने बोला ध्यान दे, सब लोग का ध्यान कहाँ पे?
बोर्ड पे, हाँ मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है। मेरी शक्ल पसंद आए ना आए, मेरी तरफ ध्यान दो भाई, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ इग्नोर करो मेरी शक्ल कैसी भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। यस, है ना। है ना मतलब क्या, तू क्या बोलती है, शक्ल बर्बाद है मेरी। हाँ है, व्हाट इज दिस। ठीक है कोई बात नहीं। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 -2। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर ले हम लोग, सीधा सॉल्विंग स्टार्ट करो, चलेगा। सेकंड क्या है इक्वेशन, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से अपने को ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल दे रखा है। ये अपने दोनों इक्वेशन से अपन ने सबसे पहले क्या किया, दोनों को इक्वेशन नंबर लगा दिया, ठीक है। अब भाई देख के अपने को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें ये जो मेथड है यहाँ पे इन्होंने जो बोली वो सब्सटीट्यूशन बोली है, ठीक है। लेकिन हम तो जानते हैं अपन दोनों मेथड से कर सकते हैं सॉल्व। चलो पहले जो बोला है वो करते, फिर बाद में अपन इसको एलिमिनेशन से भी करते हैं, ठीक है। या तो मैं तो बोलता हूँ, चलो करते हैं दोनों आपके लिए। हाँ पहला सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए हमेशा अपने दिमाग में क्या आता है, पहले अपन ऐसा कोई वेरिएबल है क्या देखेंगे जिसमें यार कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। इज देयर एनी इक्वेशन, एनी वेरिएबल लाइक दिस। कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 2 में क्या नजर आ रहा है आपको, उनका कोएफिशिएंट 1 है, नहीं उनका कोएफिशिएंट 1/3 है, 1/2 है। आ रही बात समझ, ये अकेला x/3 नहीं, इसका मतलब है 1/3 टाइम्स x। इज दैट क्लियर। आज चश्मा पहन के क्यों नहीं आया, रोज बहाने नहीं चलेंगे सर, नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला दिन था, आज तेरा दूसरा दिन है। पहले दिन मैं बहाने सह सकता हूँ, सेकेंड डे से मेरे को सब परफेक्ट चाहिए, ठीक है। यस दिख रहा है अभी पक्का, क्या लिखा है मैंने, और यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों का मतलब सेम है कि अलग है। बस यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होता है, दिस इज वेयर गंगा स्टार्ट्स बहना, ठीक है। और आजा, क्या लगता है ये दोनों सेम है कि अलग है। अरे बच्चा सेम है, अभी मैं 2 मिनट पहले तो बोला और फिर सवाल पूछा, ये दोनों सेम है क्या, इसी का मतलब 1 इंटू एक्स बोले तो x/3 रहेगा। एग्जैक्टली हाँ सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरे लिए, इसका कोएफिशिएंट 1/3 इसलिए मैंने ऐसा बोला। चलो वो अपने काम का नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहा हूँ। अगर मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो पहले तो कोई एक इक्वेशन डिसाइड कर लेंगे और उसका कोई एक वेरिएबल डिसाइड कर लेंगे। अपन ने इक्वेशन 2 को डिसाइड किया और अपन ने वेरिएबल मान ले x को डिसाइड किया, कर ले। या आप बोलो y को करना है, नहीं x ही अच्छा है सर, तो हमेशा आई लाइक x, है ना मैथ्स में। तो x को लेकर के हमें y के रिस्पेक्ट में आंसर को लिखना है। क्या करते हैं उस चीज के लिए, अपन पहले इस x/3 को ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू ये 13/6 भी ऐसा ही रहने देंगे, प्लस y/2 को इधर ले जा करके -y/2 कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक चीजें। ऐसा कोई यहाँ पे बैठे जिन्होंने सॉल्व कर रखा है सीबीएसई वाला है, किया है सॉल्व किसी ने, तुमने किया है बस, अच्छा डाउट तेरा था। अच्छा बाकी आपको भी समझना है, सबको समझना है। मेरे को क्या चाहिए भाई, x चाहिए, तो x/3 को फिलहाल और एक बार ऐसे ही रखते हैं, इसको पहले जुगाड़ लेते हैं, ठीक है। क्या इसका आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 13 2 26 माइनस 6y/12। अरे यस और नो। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, x/3 की नहीं चाहिए। इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो इधर डिवाइड, इधर जाके वो पूरे टर्म को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माई होल टर्म इज 26 माइनस 6y/12 एंड आई एम मल्टीप्लाइंग द होल टर्म बाय 3 बिकॉज यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। क्या अब मुझे x की वैल्यू कुछ ऐसे नजर आएगी, 26 माइनस 6y/4। क्लियर। बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, या
बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, x इज इक्वल टू 26/4 माइनस 6y/4। अब और एक बार इसको थोड़ा रिड्यूस करके और क्या लिख सकते हैं अपन, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं x इज इक्वल टू बताओ 4 1 जा डिवाइड होता है क्या, डिवाइड नहीं होता है ना, नहीं फिर रहने देते हैं ऐसे ही। रिड्यूस को कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूस तो कर सकते हैं, 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 13 ज़ा 26 और 2 2 ज़ा 4 2, इतना कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो इसको अपन इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं अभी, या तो सेपरेट ही रहने देते, आगे वैल्यू पुट करने में आसान हो जाएगा। 13/2 माइनस 3y/2, ठीक है बेटा, 3y को मत भूल जाना, हाँ 3y/2। ये मेरे लिए जो x की वैल्यू मुझे मिली, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलूँगा, ये मुझे सब्सटीट्यूट करनी है कहाँ पे, अब इक्वेशन 1 में, क्योंकि मैंने इस वैल्यू को निकाला कहाँ से था, इक्वेशन 2 से, तो डालेंगे कहाँ पे ले जाके, इक्वेशन 1 में। सो लेट मी राइट इक्वेशन नंबर 1 नाउ, सो आई कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन दैट इक्वेशन। व्हाट इज इट, इट इज 3/2 टाइम्स x। 3/2 टाइम्स x लिख सकते हैं कि नहीं, अरे सर नो, लेकिन x की वैल्यू मेरे को क्या डालनी है बेटा, तो पूरी ब्रैकेट में वैल्यू डाल दूं मैं इसकी, 13/2 माइनस 3y/2 डाल दी, मतलब ये 3/2 x हो गया, 3/2 x मल्टीप्लाई हो गया पूरा इसको। ओके, अब क्या करेंगे, हवन करेंगे, हाँ 5y/3 ऐसा ही रहेगा, उसको कोई हाथ लगाने का नहीं, -2। चलो अब सिंप्लीफिकेशन करते 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 जाएंगे और एंड में मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ y मिलेगी। अब एंड में सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, y कहाँ से मिलेगा ना, चलो y के लिए सॉल्व करते हैं अभी। तो ये पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों को, ओके अंदर दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ ये हो जाए, ये हो गया बेटा 13, इसको कैसे कहा सॉल्व करेंगे अपन बताओ, 39/4 है, 2 2 4 ना, माइनस बोलो 9y/4, ऐसा कुछ होगा राइट। फिर ये क्या है बेटा, -5y/3 इज इक्वल टू -2। अब y वाली जो टर्म नजर आ रही है उसको ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट वाली टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे, फेंक देंगे ले जाके, है ना। बताओ क्या होगा इधर, ये -9y/4 -5y/3 इज इक्वल टू -2, और ये जाकर के -39/4 ऐसे हो जाएगा। अरे आ रहा है समझ, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स दिखती है लेकिन होती नहीं है, आपको प्रोसेसफुल रहते हुए सॉल्व करना है, साइन कन्वेंशन को माइंड में रखते हुए, बॉड मास को हिसाब से रखते हुए। ये 2 चीज़ें अगर रखते आप हर स्टेप को केयरफुली सॉल्व करोगे तो कभी आंसर गलत आने का चांस ही नहीं है। हम गलतियाँ यहीं पे करते हैं मोस्टली, हम क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, साइन गलत कर देंगे जल्दबाजी में, है ना, वो चीज़ों से बचो। अब ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम टर्म है, नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिस क्रॉस बॉटम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रिस क्रॉस बॉटम, क्या करना पड़ेगा, क्रिस क्रॉस बॉटम, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ याद है आपको, चलो करते हैं उसे। कैसे होगा फिर, 9 3 ज़ा -27y, ओके, -5 4 ज़ा 20y/4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू, ये अपने को मिक्स फ्रैक्शन मिल गया। इसको सिखाया मैंने बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। 4 से पहले -2 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा -8 हो गया, -2 था इसलिए, और -39 और होल अपॉन क्या रहेगा 4, करेक्ट। अरे आ रहा है समझ वर्षा, यस और नो, पक्का, झूठ बोलने का, झूठ बोले, हुई इसका हुआ वो तो गायब यार, पूरा भी नहीं है आज, क्या बताओ, माइनस 20 और 27 47, साइन किसका, बड़े का, ठीक है, अपॉन क्या है बेटा 12 इज इक्वल टू, ये बताओ माइनस माइनस अगेन प्लस, कितना हो जाएगा 47, लेकिन साइन बढ़ेगा तो -47 अपॉन क्या है, इसको सीधा ऐसे सॉल्व करना आता है क्या, 4 1 4 4 3 12 आता है। चलो कोई नहीं, आपको सिखाता हूँ, इधर भी कर सकते हो, या तो इस डिवाइड को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही बात होती है ना। अपन ऐसा भी कर सकते हैं, 4 1 6 4 3 12। बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर क्या कर दिया, तो आपके लिए थोड़ा आसान काम, -47y, ठीक है, इज इक्वल टू -47/4 इंटू 12, चलेगा। अरे आ रहा है समझ, अब ये 12 डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कोई बात नहीं, 4 1 4 4 3 12, बताओ -47y, ओके, इज इक्वल टू -47 इंटू 3, ऐसा बचेगा।
तुरंत इंटू करके काम बढ़ा के मत बैठो, ठीक है। जब दिख रही है दो चीज़ें सेम है तो सेम रहने दो, तुरंत मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर? देखो आगे y इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -47 इंटू 3 अपॉन, बोलो ये -47 भी नीचे आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो ये -47 और ये -47 मर गया। क्या मुझे y इज इक्वल टू बस कितना मिला? क्योंकि ये 1 रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 3। अरे आया समझ बेटा? यस और नो? करेक्ट है क्या? चेक कर लो। भरोसा ही नहीं है नालायकों को। अच्छा आया करेक्ट, चेक किया? काहीच नाव, तुझं नाव विसरतो, धनश्री. हां धनश्री आलंय बाळा सेम. आता याच्या पुढचं काम अवघड, बिकॉज सीधा x का जो अपने को है बेटा आंसर मिल जाएगा कब? जब इस वैल्यू को हम उठा करके कहाँ पे फेंक देंगे? इक्वेशन नंबर 3 में. अब मुझे बता, यहाँ पे कर लेते हैं अपन ये चीज़, है ना. थोड़ा अपना सीक्वेंस इधर 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 समझ जाओ. इतने समझदार आप हो? अरे हो कि नहीं हो? हो सर. y की वैल्यू, वो स्टेटमेंट आप लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, बोलो x इज इक्वल टू 13/2 माइनस 3y. y की वैल्यू कितनी है? 3. तो मैं सीधा बोल देता हूँ 3 इंटू 3/2. बोलो क्या ये चीज़ ऐसी हो सकती है? 13 माइनस 9/2 एक बार हो सकता है, डिनोमिनेटर सेम है ना बेटा. हाँ बोलो 13 माइनस 9 4 कितना? 4/2 यानी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4. कितना आंसर आया? लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे? इक्वल टू कॉमा, इस तरीके से होगा ये सॉल्व. चलेगा. तो आपने इक्वेशन y की टर्म्स में निकाला होगा, आंसर आपको x की टर्म्स में मिला होगा y का, वो पुट करोगे तो x का आंसर पहले मिलेगा फिर y का मिलेगा. ओके नॉट एन इशू. इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 नहीं 40 तरीके हैं, बोल रहा हूँ आपको. कौन कौन सी स्टेप को कैसे परफॉर्म करेगा वो तो हर बच्चे की चॉइस है. मुझे अच्छा लगा, मैंने x को लिया, वो भी इक्वेशन 2 से. किसी और को 1 से अच्छा लगता, किसी और को y अच्छा लगता, किसी और को 1 से y अच्छा लगता. तो 4 पॉसिबिलिटीज यही हो गई, बाकी मेथड तो छोड़ ही दो. सारी बात समझ. सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, बस सब्सटीट्यूशन से करने की ये 4 पॉसिबिलिटीज हो जाती है, क्योंकि हम पहले सब्सटीट्यूट करने के लिए किस वेरिएबल का आंसर निकाल रहे हैं किसकी रिस्पेक्ट में, ये अपनी चॉइस है ना. मैंने इस x को चुना, मैं y को चुन सकता था, मैं इस y को चुन सकता था, मैं इस x को चुन सकता था वैल्यू निकालने के लिए. फिर वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते तो अलग तरीके से इक्वेशन सॉल्व होता. सबका इक्वेशन इसमें सेम नहीं आएगा, हर बच्चे का आंसर स्टेप वाइज अलग हो सकता है, लेकिन फाइनल आंसर हर बच्चे का सेम ही रहेगा. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे यस और नो? आ रहा है समझ? चलो ठीक है, छाप लो बेटा ये सब लोग. फेस के बाद और एक है ना, हाँ 5th वाला भी. क्या क्या कर सकती हो, या तुम इसके अलावा कोई और इस्तेमाल कर लो. अब हो तो प्रैक्टिस ही रही है ना. तुम कोई और वेरिएबल चुन के कर लो, सॉल्विंग विल बी डिफरेंट दैट टाइम. यार यही तो इंपॉर्टेंट है ना. जब बच्चा सीख जाता है तो वो एक चीज़ को 10 तरीके से करने के उपाय ढूंढ के निकालता है. अब उसको बस एक आंसर नहीं निकालना, उसको अब एक चीज़ के 4 आंसर निकालने आते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. और ऐसे बच्चों की ज़रूरत है हमें. मेरे पास लास्ट बैच का मेंट्रो स्कूल का एक बच्चा था, देशमुख. ओके उसका नाम मुझे याद है, बंटी बोलते हैं उसको. ये मैं पिछले साल भी ये चैप्टर पढ़ाते, ये AP पढ़ाते टाइम मैं कैमरे पे बोला था, यूट्यूब पे अभी भी वो वीडियो है, वो बच्चा देखा भी होगा, मिलता है कभी कभी. उसने भाई, हम AP पढ़ रहे थे, क्या बच्चे सुन रहे हैं ना सब लोग, लिखते लिखते सुनते रहो मेरी बात. हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर जो है आपका 3rd नंबर चैप्टर और आपके लिए 5th नंबर वो पढ़ रहे थे. और AP में हमने जो सारी फार्मूलाज है, 2 फार्मूलाज मेजर है, उसके और भी एक फार्मूला ऑप्शनल आता है, तो 3 अलग अलग फार्मूले से हमने जो है इस पूरा चैप्टर पढ़ा. वो बच्चा जो था 10वीं का, उसने खुद से AP में अपना फार्मूला डेवलप किया. ओके एंड दिस इज़ नॉट जस्ट एनीथिंग आई एम सेइंग, दिस इज़ ऑन कैमरा, यू कैन सी द सेम थिंग इन ऑन यूट्यूब एज वेल. ठीक है, तो उसने अपनी ओर से जो है फार्मूला डेवलप किया AP में, और उससे वो अपने किताब में जो फार्मूला दिया है, CBSE का बच्चा था, मेंटर स्कूल का, उससे भी फास्ट
आपका जो एपी का जो है आंसर्स वो निकालता था जस्ट इन सेकेंड्स। और ये चीज़ उसने खुद से डेवलप की थी, है ना। तो उसे ऐसे मतलब वो सम बोर्ड पे लिखते थे ना हम लोग, तो मुँह से आंसर बताया, सर इसका आंसर ये होगा। मतलब भाई कैसे करता है तू? तो फिर वो बोला सर आसान है, देखो ये ऐसे ऐसे है, ये फॉर्मूला ऐसे है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर, इस फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ऐसे ही। भाई सैल्यूट है। ये बच्चे पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, दे नो हाउ टू लर्न, व्हाट टू लर्न, और चीज़ें कैसे मैथमेटिकली अप्लाई होती है। और ये चीज़ हर बच्चा नहीं करता। टू फील दैट मच द मैथमेटिक्स जो है ना खून में आ जाता है ना एक बार किसी के, वो वाली चीज़ उसके साथ थी। अमेजिंग। सो हाँ, ऑफकोर्स उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए वो, लेकिन उसका एक वीक पॉइंट था, वो मैथ्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, बाकी सब में बहुत वीक था। तो उसका जो परसेंटेज स्कोर है वो उतना नहीं जनरेट हो पाया, मॉडरेट था, लेकिन अबव एवरेज ही था ऑफकोर्स, लेकिन मैथ्स में ही वॉज आउट ऑफ, और बोर्ड्स में भी उसके मैथ्स में आउट ऑफ के करीब स्कोर आया। तो यस, मस्तीखोर था, इस वजह से शायद इंटरनल में उसको कम मार्क्स दिए गए थे, जिस वजह से उसकी वहाँ पे भी स्कोरिंग थोड़ी डाउन हुई, कुछ चीज़ें दिक्कतें रही। लेकिन हाँ, दिस काइंड ऑफ माइंडसेट एंड क्रेजीनेस अबाउट सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड, है ना। वो मैथ्स मतलब मैथ्स ही, फिर वहाँ पे छुट्टी नहीं, सबसे बेस्ट। उसके साथ एक और बच्चा था और भी स्कूल का, सामने टॉस 2 वाला, वो भी उसके ऐसा ही था। उसने फॉर्मूला तो नहीं बनाया था कोई, लेकिन हाँ वो दोनों ऐसे पढ़ते थे ना मैथ्स, आज तक मुझे याद है वो, मतलब कोई भूल नहीं सकता मैं। उसकी एक आदत थी, अब तुम कैसे चुपचाप बैठे हो ना सब लोग, ऐसे चुप बैठे हो ना सब लोग, मतलब क्लासरूम कैसा भी ठंडा है एकदम, ऐसी की वजह से नहीं, आप चुप बैठे हो इसलिए। तो उसका आंसर आ रहा था, ऐसे चिल्लाता था जोर से, ओ सर आ गया आ गया आ गया, क्या सर आंसर आ गया मेरा, ऐसा इतना और एक्साइटेड रहता था हमेशा ऐसे। ओके, आफ्टर दिस इज वन मोर क्वेश्चन। ओके, रूट को देख के जनरली बच्चे घबरा जाते, लेकिन फालतू चीज़ होती है यार, कुछ होता नहीं है उसमें, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे भी हाँ। तो फस 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 कुछ पढ़ाते हैं क्या टीचर, या बस लिख के दे देते? हाँ, अच्छा, होमवर्क में ही होती है। देख, आपको क्यों ऐसा चाहिए कि टीचर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके दे? बेटा, टीचर का काम पढ़ाना है आपको। एक्सरसाइज इज नॉट सपोज टू बी सॉल्व बाय टीचर, वो आप बच्चों के लिए होती है, उसका नाम ही है एक्सरसाइज, यू हैव टू परफॉर्म इट। टीचर्स जो है वो आपको वो कंटेंट पढ़ाएंगे, वो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उस चीज़ को सीख के उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है वो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। द एजुकेशन सिस्टम इज डिस्ट्रॉयड बाय स्टूडेंट्स लाइक यू, क्योंकि आप सब कुछ एक्सपेक्ट करते हो टीचर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन यू विल ट्राई टू वर्क फ्रॉम योर साइड, है ना, स्पून फीडिंग की आदत नहीं लगाओ बेटा, सब कुछ अपनी ओर से कितना कंट्रीब्यूट कर पाओगे वो चीज़ देखा करो। टीचर्स तो आपको हेल्प करेंगी, वो अगर आप करने के बाद आप मान लो हार जाते हो, नहीं आ रहा है आपको, मैंने ट्राई किया मैम, आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऑफ कोर्स देन टीचर इज देयर टू हेल्प यू, बट नॉट एट द फर्स्ट साइट, एट द फर्स्ट स्टेप ओनली, राइट। फर्स्ट यू हैव टू ट्राई, देन टीचर विल हेल्प यू। हाँ, वो टाइप का अगर कोई टीचर जो पढ़ाई नहीं रहा है, सीधा एक्सरसाइज सॉल्व, तब गलत है। लेकिन वो टीचर बेटा जो शुरू से सब कुछ पढ़ा और फिर बोला कि जाओ मैंने तुम्हें सिखा दिया, आप एक्सरसाइज करो, वो तो सही सही काम कर रहा है फिर। हाँ, और मैं भी ऐसे ही कोशिश करता हूँ। अब पूरा एक्सरसाइज अगर वो सॉल्व करके आपको रेडीमेड देगा तो आप क्या करोगे फिर? आप सिर्फ घर पे लेके जाओगे सॉल्व किया हुआ, बैठ जाओगे चुप, आप कब करोगे सॉल्व? हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इन एग्जाम देन, राइट तनिष्का? एम आई रॉन्ग? एम आई राइट? सर, हमारे स्कूल में जो एक सर थे, हमारी इधर 10th को बड़ा में 2 सर हैं, तो उनमें से एक है ना, हाँ, मैंने फर्स्ट डे पे बोला था कि जितनी बार पूछना उतनी बार पूछो। तो हमारी क्लास की एक लड़की गई उनके पास है सेकंड टाइम पूछने के लिए, हाँ, तो वो बोले बेटा मुझे सैलरी इतनी मिलती है, हाँ। और मेरी बीवी मुझे घर पे काम करवाती है, तो ये लो आप अपनी बुक अब घर पे सॉल्व करिए। तो सर आप भी घर पे ही बैठ जाओ, आपको अगर काम नहीं आता स्कूल का करना तो। हाँ,
देखो हर बार पूरी तरीके से वहाँ पे टीचर भी गलत नहीं है, हम स्कूल के टीचर को नाम रखते हैं यूजुअली कोचिंग वाले, लेकिन मैं वो नहीं समझता हूँ। वो भी टीचर है भाई, वो भी बंदा पढ़ा रहा है अपनी ओर से। हाँ, सारे टीचर अच्छे भी नहीं, मैं ये भी जानता हूँ, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर 10 टीचर आपको है ना स्कूल में, तो एक तो अच्छा होगा यार, है ना। 10 के 10 तो ख़राब नहीं होते। तो लेकिन हाँ, वो चीज़ टीचर जो नाम है ना उसको जस्टिफाई करनी चाहिए। टीचर अगर वो टैग लेके घूम रहा है बंदा, तो ये क्लियर होना चाहिए कि उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करता है, क्या देता है। कुछ लोग सिर्फ एज अ जॉब करके वहाँ पे आते हैं ना, कि 9 to 5 भाई मेरा जॉब है ना, मैं इतने देर बैठूंगा पर। वो लोग टीचर के डेफिनेशन में बैठते ही नहीं है, तो दे आर नॉट टीचर एट ऑल। वो तो एम्प्लॉय हो गए कंपनी के, है ना। तो टीचर एक अलग चीज़ होती है वो एम्प्लॉय नहीं होता भाई इस तरीके का। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन डन है, समझ में आया। I hope I am able to justify the definition of teacher and I can comply with all these conditions which are required to be a teacher, right? Let me go ahead and take the next question now. चले क्या? कोई लिख रहा है क्या और? चले आगे। ओके, सी अब ये सवाल में क्या दिया बेटा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दे दिया, बोला इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बोलता है कैसे सॉल्व कर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर। कैसे सॉल्व कर, हो जाएगा, करे सॉल्व। ओके बता भाई क्या करना पड़ेगा। रूट देख के डर जाते हैं ना जनरली बच्चे। मैंने बोला ये रूट भी तो एक जस्ट वैल्यू ही है, क्या फर्क पड़ता है, जस्ट नंबर, राइट। बताओ क्या करें। बोलो कौन सा वेरिएबल ले। पहले इक्वेशन से x को ले ले, दूसरे इक्वेशन से x को ले ले, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 0 प्लस 8y। 0 में प्लस करने से कोई फर्क पड़ता, तो सीधा अपन क्या लिख सकते, √8y। कोई बुरी बात। जो बच्चा √8 को भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकता है, 2√2। पता है क्या, मैं √8 को 2√2 लिख सकता हूँ। जो नहीं समझ पा रहा उनको बताता हूँ। √8 का मतलब है 4 × 2। 8 का मतलब क्या है, √4 का आंसर कितना आएगा, 2। रूट के अंदर क्या बच जाएगा, इस 4 का तो रूट निकल गया, 2 रूट के बाहर, जो रूट के अंदर बचा कौन, 2। तो इसलिए 2√2 इज व्हाट, √8। अरे आधा है समझ, यस और नो। तो जो बच्चा इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो लिख सकता है, कैसे, 2√2y। तो x का आंसर कितना मिला, y के टर्म्स में 2√2y, ठीक है। ये चीज़ को अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसे उठा करके क्या फेंकना है, कहाँ पे फेंकना है बेटा, इक्वेशन 1 में। बताओ, √2 है ना, इंटू, ओए होए सॉरी, हाँ वो करने का रह गया बाकी। हाँ तो x इज इक्वल टू, सॉरी थैंक यू, √8 को मैंने क्या लिखा, 2√2y अपॉन ये क्या हो जाएगा, √3 रह जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो ये मुझे क्या मिली बेटा, x की वैल्यू मिली, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 3। आ रहा है समझ के, कंफ्यूजन हो रहा है। सिंपल काम जो हर बार कर रहे हैं वही कर रहे हैं अपन, है ना। इस बार भी कुछ अलग नहीं कर रहे। अब ये चीज उठा करके कहाँ पे रखनी है हमें, विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। सो वेयर √2 times x means what, the value of x we are going to substitute over there, which will be 2√2y upon √3. Clear? Now what next is plus √3y is equal to 0. Let us now solve this. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √2 ऊपर में न्यूमरेटर के इस √2 से मल्टीप्लाई करेगा, और √2 इंटू √2 सिर्फ 2, √2 का हो गया स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा बस 2, ठीक है। सो 2 × 2 बचेगा y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। बता बेटा क्या होगा यहाँ पे, 4y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू, अब बहुत आसान काम हो गया। बताओ क्यों, क्योंकि अब मिक्स फ्रैक्शन है। तो √3 × √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4y प्लस ये क्या रह जाएगा, 3y अपॉन में क्या है बेटा, √3, और इज इक्वल टू क्या है, 0।
अब इसकी वैल्यू को कोई फर्क पड़ता ही नहीं क्योंकि रूट 3 यहाँ पे जाके 0 को मल्टीप्लाई करने से 0 ही रह जाएगा। तो अल्टीमेटली आई कैन राइट 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ? रूट 3 अपॉन में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होने पे कोई फर्क पड़ेगा? पूरी वैल्यू 0 हो गई उसकी। ठीक है, ये तो मेरा 4 प्लस 3y कैसे आया पता चला ना आपको कि रूट 3 मल्टीप्लाई क्या है, तो आंसर आया बस 3। तो ये 3 इंटू वाई 3y 4y प्लस 3y अपॉन रूट 3। क्लियर है? अब आगे करेंगे सॉल्व। बताओ ये कितना हो गया? 7y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 अपॉन 7, यानी y इज इक्वल टू 0 अपॉन एनीथिंग इज, एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट नहीं बोलना, ठीक है? यस। y की वैल्यू कितनी आई? क्या ये बात श्योर रहेगी जब ये 0 है तो 0 ही आने वाले आंसर? लेकिन फिर भी हमको बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाओ, तो अपन दिखाने वाले करके, है ना? हाँ, फिर इसको पुट करेंगे कहाँ भी बताओ? इक्वेशन नंबर 3 में। बताओ अब x इज इक्वल टू क्या है बेटा? 2 रूट 2 y की वैल्यू कितनी? 0 अपॉन क्या है? रूट 3। क्या फर्क पड़ता है? पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। जब x और y 0 रहेंगे ना बेटा, तभी ये चीज संभव है। बाकी किसी और केस में ये संभव ही, सोचो जरा। हाँ, थर्ड वाले में ठीक, ये आ रहा है, ये कॉपी करना है, कर लो अगर करना है तो। फिर थर्ड वाला करते। क्या है थर्ड वाला? ये 3x वाला पे चिंदी हो, वो नहीं है? हाँ हाँ, तो किसी ने गलती की होगी। ठीक है, मैं करता हूँ। किसको? डन, लिखलं जायचं पुढं, लिखलं का? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, थर्ड वाला, यस बोला। हाँ यस, छोड़ दिया मैंने ऐसे, आप लिख लो। भूल नहीं गए हो बेटा, आंसर निकाल करके छोड़ दिया। अब वो बस डाउट है ना, आपको पूरा क्वेश्चन थोड़ी देना है। हाँ देखो, ये कुछ भी नहीं है इसमें क्या डाउट है आपको? सिंपल है बहुत। 3x माइनस, पता नहीं अब कहाँ पे गलत दिया है, अपन चेक कर लेते हैं ना, समझ जाएगा अभी तुरंत। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, क्योंकि इसको देख सब्स्टिट्यूशन से करना है और सीधा एक वेरिएबल तैयार बैठा है। ले लो भाई, मेरे को उठा लो, तो जो तैयार बैठा है उसको उठा लो। क्या बोलोगे? माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, या फिर अपन बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। चलेगा? चलेगा, साइन चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो y की मुझे वे वैल्यू मिली है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ऐसे उठा करके इक्वेशन 2 में डाल देंगे। बोलो 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3, ओके, इज इक्वल टू 9। बताओ 9x माइनस 9x प्लस हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? 9 वापस, और सब 9 नहीं क्या? पूरे इक्वेशन में 9 है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ? ये मैंने y कहाँ से उठाया था? डाला कहाँ पे? 2 में। 0 हो रहा है ये तो। ए पागल, बराबर है ना? क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें x एग्जिस्ट नहीं करता है। काय काही केलं तसंच होणार आता, एकदा असं झालं कारण ते इक्विवेलेंट इक्वेशन झाले, तिकडे काही चाराच नाही है दूसरा। ओके, चेक कराता हूँ दूसरा। अब x को लेके दिखाता हूँ। 3x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 3 प्लस वाई लिखोगे। सो x विल बी इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, बराबर। ये वैल्यू को क्या करेंगे? उठा करके इक्वेशन 2 में डालें। बताओ इक्वेशन 2 क्या है? 9x, x की यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस वाई अपॉन 3, ओके, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। बताओ अभी क्या होगा? 9, मतलब मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ 9 प्लस 3y, है ना? आ रहा है क्या समझ? माइनस 3y इज इक्वल टू 9। वापस ये मर जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9। नहीं समझे? अरे यार किती रे, किती तुम्ही येडे। हे बघा, ये 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म को। सो 9 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 9 इंटू वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ऐसा है।
3 1 3, या तो ऐसे मान लो ये 3 3 मर गया, ठीक है, ये 3 1 3, 3 3 9, तो क्या बचा इधर 9, ये प्लस देख 3y, मैंने डायरेक्ट लिख लिया बस आपके लिए, -3y इज इक्वल टू 9, मर गया 9। तो इस इक्वेशन में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं, तो ये जी, तो आगे पीछे आंसर क्या दिया है, क्या दिया है, तो बस वैल्यू निकाल के दिए है ना, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता उसमें। यस, आ रहा है समझ, इसका कोई आंसर नहीं बनेगा बेटा, देयर विल बी नो फिक्स सॉल्यूशन, ठीक है। यस, चले आगे, क्योंकि इस इक्वेशन में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये ऐसे हो गया कि आप किसी एक वेरिएबल का आंसर निकालते हो, उसको वापिस उसी इक्वेशन में जब डालते हो तब ये चीज़ होती है, तब ये चीज़ होती है। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई भी नहीं, ये अकेला नहीं, कोई भी, और उसका हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ये इक्विवेलेंट हो गए दोनों बिल्कुल, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जब भी तुम किसी भी और भी क्वेश्चन में अगर मान लो उस एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो ऐसे, और उसी इक्वेशन में जब डालते हो तब ये काम होता है, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट है, समझ गए पूरी तरीके से। चले आगे अभी। अच्छा, अभी आज हमें ऐसे टारगेट हमारा ग्राफिकल मेथड का है, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन टुडेज लेक्चर। लेकिन अभी आपके डाउट्स से तो पहले अपन ने अभी 1 घंटा डाउट्स में ही लगा दिया है, फिर अभी अपन है और किसी का डाउट तो फिर करते हैं, और या तो फिर ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करते हैं, बाद में लास्ट में आएंगे। शुरू में सारे जो ऐसे क्वेश्चन है इक्वेशंस वाले वो सीखने हैं, और लास्ट में हमें एप्लीकेशन की टॉपिक में वर्ड प्रॉब्लम सीखने हैं सारे, ठीक है, दैट वी कॉल एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वो लास्ट में सीखेंगे। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आ, मेथड स्टार्ट करनी नहीं उससे पहले जल्दी पानी भी नहीं जो पी लो। हाँ, टॉपिक डालेंगे हैशटैग, बोलो कौन सा, ग्राफिकल मेथड, ये भी मेथड है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली। फॉर्मूला नहीं है इसमें कोई, ग्राफिकली सॉल्व करना है। वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस इक्वेशंस इनटू ग्राफ, ऑन टू ग्राफ। तो ये जब लीनियर इक्वेशन बेटा ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना, तो उसकी एक सीधी लाइन प्लॉट होती है, एक लाइन नजर आती है, और ये दोनों ही इक्वेशन को जब हम इकट्ठा एक ही ग्राफ के प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे ना, तो दो लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। दैट इज हाउ वी सॉल्व लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। इंटरसेक्टिंग पैरेलल, ठीक है, हाँ बोला ना, इंटरसेक्ट पैरेलल कोइंसाइड, मतलब ये। अच्छा, अभी जो अपने दोनों इक्वेशन सॉल्व किए ये कैसे होंगे बताओ, ये कोइंसाइड होंगे, तभी उनका वैल्यू 0 हो जाती है, एक ही हो गए वो, समझ आ रहा है। जब आपका आंसर आता है इक्वेशन में निकल करके तो वो इंटरसेक्टिंग होती है, तब वो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, यूनिक सॉल्यूशन। और पैरेलल कब होगी बताओ, जब उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे तब। सॉरी, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, अभी अपन ने सॉल्व किया जैसे। पैरेलल कब होगी, जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और जब कोइंसिडेंट होगी तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि सारे उनके कोऑर्डिनेट सेम है, क्योंकि दो लाइन एक के ऊपर एक आ रही है ना, तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेंगे। और जब इंटरसेक्ट कर रही है तब एक यूनिक सॉल्यूशन, बस एक ही जो कोऑर्डिनेट जो इंटरसेक्ट हो रहा है, सारे यूनिक सॉल्यूशन सारे। और ग्राफिकली करने का मेथड ही वही है कि जब आप दोनों लाइन को प्लॉट करोगे ना ग्राफ के ऊपर, तो वो दोनों किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी उसका कोऑर्डिनेट ही वो सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशंस का दोनों, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। खैर, मेथड का नाम डाल दो बड़ा सा, ठीक है, हैशटैग ग्राफिकल मेथड। ग्राफ पेपर्स है नहीं, ये दोनों चलेगा। मैं यहाँ पे जैसे, क्योंकि मेरे पास भी ग्राफ पेपर नहीं है ना, खैर मैं ला सकता हूँ, इसमें है सुविधा ग्राफ पेपर लाने की, लेकिन आपके लिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और समझेंगे कि कैसे दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करके उसके सॉल्यूशंस को लाया जा सकता है। अब हमें यहाँ पे कोई भी मतलब
एक्चुअल अलजेब्रिक मेथड नहीं फॉलो करनी है जिसमें अपन सॉल्व कर रहे होंगे, आंसर निकालेंगे एक्स वाई का। अपन ग्राफ पे इन दोनों इक्वेशन को प्लॉट करके उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। हाउ वी डू दिस, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। सो बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अपनी बुक से मैं ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास बेटा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल साधारण एग्जाम्पल, एकदम आसान। सबसे पहला, ठीक है, ये अपन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सारे बेटा ध्यान दे, मैंने बोला सबका ध्यान इधर है, आवाज नहीं आनी चाहिए कुछ, है ना। सामने देखो, अभी इंपॉर्टेंट नया टॉपिक चल रहा है। x प्लस वाई बोला कितना मेरे को, सेकंड बोला भाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और जनरली ग्राफ में आपको ऐसे हल्के फुल्के इक्वेशन ही देखने मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज ज़्यादा बड़ी हम लोग नहीं निकालते यहाँ पे। प्लॉट करने लायक जगह भी तो होनी चाहिए, नहीं तो फोल्ड करना पड़ता है ग्राफ, उसके भी तरीके हैं, बताऊंगा आगे एडवांस होने के बाद आपकी पढ़ाई। अब यार ग्राफ में जब हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को, तो उसका ग्राफ बनाना है हमको। बेसिकली अपने क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ में अपने क्या करते हैं, इसकी लाइन बनानी होती है। क्या बनानी होती है, मैंने आपको जब लीनियर इक्वेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर, तब आपको मैंने बताया था कि यार ग्राफ में अगर आप देखोगे तो इन इक्वेशन का जो प्रेजेंटेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आता है। एंड दैट वाज द अनदर रीजन वी कॉल इट लीनियर इक्वेशन, क्योंकि एक लीनियर लाइन, एक सीधी स्ट्रेट लाइन उनकी नजर आती है जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। और एक रीजन बताया था कि उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होनी चाहिए, 1। दैट वाज द अदर रीजन, द फर्स्ट रीजन वी कॉल इट लीनियर इक्वेशन। ये दो रीजन थे, पहला पावर 1 होने का, दूसरा ग्राफ पे प्लॉट करने पे उनका स्ट्रेट लाइन का नजर आना, ठीक है। हमेशा कोई भी लीनियर इक्वेशन उठा लो, दो वेरिएबल का कैसा भी, ठीक है, वो हमेशा बेटा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। दैट डज मीन दे आर लीनियर। अब सेम चीज हमें करनी है टू सॉल्व दोस इक्वेशन साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफिकल मेथड। क्या करना पड़ेगा सर, ग्राफ पे अगर मुझे प्लॉट करना है तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। ग्राफ लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, एक्स वाई प्लेन के ऊपर बेटा एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में अपन कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट है, एक्स पे कहाँ पे आ रहा है और वाई की कहाँ पे आ रहा है, वो अपन दिखाते हैं, बराबर। उसकी लोकेशन एग्जैक्टली उस पॉइंट की, मैं अगर इस पूरे प्लेन पे कहीं पे भी एक पॉइंट बना लूँ तो उस पॉइंट का लोकेशन जो है हम उस कोऑर्डिनेट की मदद से बता सकते थे, जो कि एक्स कॉमा वाई की टर्म्स में हमेशा होता था। अरे यस और नो? तो मान ले ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स के ऊपर मान ले 3 के ऊपर आ रहा है, और ये y के ऊपर मान ले 7 के ऊपर आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता था, 3,7, कि भाई x के ऊपर 3 के ऊपर आ रहा है, y के ऊपर 7 के ऊपर आ रहा है, ऐसे ही होता था ना। सो टू फॉर्म अ लाइन ऑफ द गिवन इक्वेशन, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड उसके कोऑर्डिनेट्स। कोई भी चीज बना सकते हैं ग्राफ पे, किसकी मदद से, कोऑर्डिनेट्स की मदद से। तो कोऑर्डिनेट निकालने का जो तरीका है वो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर बारी बारी से प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब देखो तरीका क्या है, बड़ा आसान बड़ा सुंदर तरीका। सबसे पहले हमेशा की तरह अपना इक्वेशन जो है वो नंबरिंग करते हुए इस तरीके से अपन लिख लेंगे, और अब तुरंत सेकेंड इक्वेशन को लिखने की जल्दबाजी नहीं करनी है। इक्वेशन को लिखा, अब यहाँ पे एक अपने को डब्बा बनाना है बेसिकली, ठीक है। कैसा, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, देख 3 चीजें यहाँ पे, एक्स वाई फिर एक्स कॉमा वाई। इस तरीके से मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड करेंगे। मिनिमम कितने सर, 2 भी तो चलते हैं बेटा, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। तो टू चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर करेक्ट और नॉट, टू अंडरस्टैंड वेदर द गिवन लाइन इज एक्चुअली हमारे जो कोऑर्डिनेट है एक्चुअली कोलिनियर है कि नहीं, हमें कम से कम 3 पॉइंट्स निकालने चाहिए, क्योंकि दुनिया के 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। अरे सर नो, दुनिया में 2 पॉइंट हमेशा, तीसरा आएगा तभी समझेगा कि कोलिनियर है कि नहीं है। सो दैट्स वाई कम से कम 3 कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ तक देखा है यूट्यूब पे कुछ टीचरों को, अच्छे बड़े नाम वाले, वो बच्चों को सजेस्ट करते हैं एग्जाम में बस 2 पॉइंट निकालो, टाइम बचाओ, एग्जाम का नहीं चलता बेटा, 2 पॉइंट नहीं निकालने का, 2 कोऑर्डिनेट से काम चलेगा। बच्चा गलती करके आएगा, लास्ट में पता चलेगा अरे ये तो आंसर गलती, क्योंकि पॉइंट तो कोलिनियर थे ही नहीं। 3 निकालो तभी समझ में आएगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? मैंने बच्चों को बताया भी था बैच में ये चीज़, ठीक है। एनीवेज, हमें किसी से क्या लेन देना, अपनी पढ़ाई बेस्ट होनी चाहिए, हम सेल्फिश है पढ़ाई में। अब यार ये जो इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन में इस x की और y की वैल्यू को हमें बारी बारी से कुछ भी लेना है, लिटरली कुछ भी चलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग होशियार है तो हम लोग दिमाग लगा करके ऐसी ही वैल्यूज को लेंगे जिससे हमारा आंसर थोड़ा सर्टन और अच्छा बने, ठीक है। कुछ भी लेने को ले सकते हैं,
क्योंकि कुछ भी x की वैल्यू डालो तो उसके रिस्पेक्ट में y का आंसर मुझे मिलेगा। लेकिन हम होशियार है तो हम थोड़ा दिमाग लगा के यूज़ करेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, पहले x की वैल्यू को मैंने 0 ले लिया, हाँ, ले सकते क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते। अगर x की वैल्यू को 0 रखो तो y का आंसर कितना मिलेगा? तो कोऑर्डिनेट बन गया 0 का मा। इतना आसान काम है। नहीं सर थोड़ा कुछ और करो, एक काम कर लेते फिर y को 1 ले लेते, किसी को भी ले सकते हो। y को मैंने क्या लिया 1, तो x क्या मिलेगा? y इधर जाके -1 हो जाएगा, यानी कि x मिला मेरे को। तो कोऑर्डिनेट क्या बना 3, सर ये प्लस में अच्छा नहीं लगा, माइनस में ट्राई करो ना, माइनस में। तो माइनस में कर सकते हैं, कोई बुरी बात। मान ले x को मैंने -2 ले लिया, कोई प्रॉब्लम। x को अगर -2 ले तो इधर जाके +2 हो जाएगा, यानी कि y कितना मिलेगा? तो कोऑर्डिनेट क्या बना -2, ऐसा कुछ भी अपन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है हमेशा दिमाग में ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए, ऐसे इक्वेशंस में कुछ और इक्वेशंस में आपको सॉल्विंग भी करना पड़ सकता है ना। लेकिन अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो दिमाग में ही बच्चे लगभग ये सभी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं टू ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स। यस बेटा बताओ, डन करके आ गए? ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो। ठीक है, ये अपना एक काम डन। एक जो अपना पहला इक्वेशन है उसके अपन ने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब अपन जाएंगे किसकी तरफ? दूसरे इक्वेशन की तरफ। दूसरा इक्वेशन बताओ बेटा वर्षा। 2x - y = 2। इक्वेशन नंबर काय होता है दिशा? हाँ काय नहीं। अब फिर एक बार क्या करेंगे, x y, अरे सर नो, बोर हो रहा है क्या? ध्यान है क्या? सबका है क्या? फिर हाँ, एक जन की आवाज़ हाँ बड़ी सुनाई दे रही है, बाकी किसी का आ ही नहीं रहा। ए उपाध्याय, आ रहा है क्या भाई? कुछ कर पाएगा? ये तो आसान है यार, इतना तो करना चाहिए। हाँ बताओ, तुम बताना। हाँ x की वैल्यू क्या लूँ यहाँ पे? 1 पक्का? चल अब तूने 1 बोला है तो मुझे अब ये भी बता, अगर x की वैल्यू 1 लेते तो y क्या आएगा? कितना आएगा? टू। फिर एक बार सोच, ले लिया x को 1, कोई बुरी बात, ले लिया। y करेक्ट बता भाई, y क्या आएगा? x 1 लिया, 2 1 जा 2 बन गया, मतलब 2 इधर में जाके क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब ये 0 बन गया। -y = 0 बोले तो y = भी 0 को कोई साइन होता नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आया? 1, 0। सेकंड कोई और को देते, अकड़ बकड़ बमे वो यश्रेयांश। किसको? y को 2 लेना है, ठीक है। y को अगर 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा? y 2 है, इधर जाके +2 हो जाएगा, मतलब 2x = क्या बना? 4, मतलब x = 2 ना, 4/2 हो जाएगा, राइट। तो x कितना मिलेगा? तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 2, बन गया। ओके, और क्या करें बताओ? कुछ भी बताओ, ऐसे क्या है मतलब बताओ। y की वैल्यू 0 भी ले हो गई है, लेकिन हाँ -3 किसको? y को अगर -3 ले लिया तो ये -3 इधर बैठ के क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है ना, तो ये प्लस जाके इधर माइनस, तो 2x = क्या बना? तो फ्रैक्शन में आएगा। हालांकि फ्रैक्शन में भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इतना मुश्किल काम करने का नहीं तो आंसर के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो प्लॉट करने में आपको दिक्कत आएगी। तो हम होशियार है तो हम ऐसे ही कोऑर्डिनेट सोचेंगे जो हमें आसान बना करके दे अपना काम, है ना। यस बताओ, और क्या कर सकते हैं भाई? x में 1 हो गया, x में 2 हो गया, x में 0 हुआ है क्या? तो ले लो ना, किसके लिए रुके हो? x में 0 लोगे तो क्या होगा? y, हाँ खत्म हो जाएगा ना, y सीधा -2 बच जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ, x में 0 लो, y -2 मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आसान सोचो ना, मार्क्स तो मिलने ही है। हाँ अब आपके CBSE के शीट में आपकी हॉरिजॉन्टल शीट होती है ऐसे, ठीक है, पेपर लिखने की। आपको यहाँ पे बहुत जगह होती है, ये सारा काम आप इधर में लाइन बना के इधर कर सकते हो, ठीक है। रफ यहाँ पे आप आपका आंसर बनाओगे, डब्बा चलता है ना, वही तो बोल रहा हूँ।
चलता है. इफ़ यू वांट टू शो दैट वर्क, यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट ईयर इन द मेन राइटिंग एरिया, यू कैन राइट इट इन द रफ एरिया. ठीक है. यस, चले आगे. यहाँ तक का हिसाब किताब समझ आता है? अरे यस और नो? इधर में कोई किसी को डाउट नहीं है. अब आती है बारी इसका ग्राफ बनाने की. अब किसकी बारी है? चलो ग्राफ बनाते हैं. अब देख भाई, पहले अपन एक्सिस निकाल लेते हैं. ये अपना है, मान ले कौन सा, एक्स एक्सिस. ठीक है, ये अपना होगा वाई एक्सिस. यहाँ पे लिखेंगे x, इधर लिखेंगे x डैश, y y डैश. ठीक है, ये रहेगा ओरिजिन यानी कि O, या तो 0 भी बोल सकते हैं. ठीक है. अब इधर में सारी स्केल आपकी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. यहाँ पे -1 -2. मेरे डिस्टेंसेस शायद इक्वल ना हो क्योंकि मैं अंदाज कर रहा हूँ, इसलिए ग्राफ पेपर रिकॉर्ड है, क्योंकि आपके सारे डिस्टेंसेस इक्वल होना जरूरी है, तभी आपकी लाइन्स एक्यूरेट आएगी और आंसर भी एक्यूरेट आएगा. नहीं तो आंसर हिल जाएगा, कोऑर्डिनेट इधर उधर हो गया तो आंसर गलत दिखेगा. सारी बात समझ? तो स्केल से आपको करना चाहिए, ग्राफ पेपर पे करना चाहिए, लेकिन नहीं भी है तो आप मैनेज करके थोड़ा बहुत अभी कर लो. मैं भी तो कर रहा हूँ. देखो चलो कोऑर्डिनेट्स ये पहले बना लेते हैं अपन, फिर कोऑर्डिनेट्स जो है प्लॉट करेंगे. ज़्यादा भी नहीं चाहिए अपने को, जितनी रिक्वायर्ड उतनी अपन बनाएंगे. ठीक है ना, अननेसेसरी. चलो देखो, हो गया अपना, जितना चाहिए उतना बन रहा है क्या इसमें? 1 2 3 4 5. कहाँ तक चाहिए एक्स में अपने को मैक्सिमम? ठीक है, माइनस में ठीक है. ओके, यहाँ पे बहुत हो गए है ना. हाँ, इधर में ठीक है, बस हो गए. होता है अपने काम इतने में, है ना. मैक्सिमम सारे नंबर्स अपन नहीं कर ले. अब मेरे को करना है ग्राफ को प्लॉट. अब बच्चे गलती क्या करते हैं ना, सारे कोऑर्डिनेट्स पहले बना के रख देंगे, खत्म खेल, कंफ्यूजन. एक एक इक्वेशन को बारी बारी से बनाना है. पहले एक इक्वेशन को बना करके उसकी लाइन को बना लेंगे, उसके बाद ही दूसरे कोऑर्डिनेट को हाथ लगाना है. इसका खत्म होने से पहले इसमें जाना नहीं है. चलो रहेगा ध्यान. बताओ सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपन लाइन प्लॉट करने जा रहे हैं. बताओ पहला कोऑर्डिनेट. अब x, y की फॉर्म में हमेशा कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में रहेगा? ये कभी भी y, x होने वाला, शुरू से याद रखना, आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर भी है, वहीं पे भी आपको मैं सवाल पूछूंगा. ठीक है, तो x, y हमेशा किस फॉर्म में रहेगा बेटा? x, y. बोल तो x पे पहले मुझे कोऑर्डिनेट क्या मिला? 0,4. मतलब x पे कितना हो गया? 0. y और x पे 0 कॉमन पॉइंट होता है. ठीक है, अब x पे 0 हो गया, मतलब डेफिनेटली हमारा पॉइंट है वो एक्सिस के ऊपर आएगा. ठीक है, वो कहाँ पे आएगा? y एक्सिस पे. बोलो y कितना बेटा? 4. तो 0,4 यहाँ पे ये अपना पॉइंट बैठेगा. अपन अलग कलर ले लेते पॉइंट के लिए, लाल ले ले कुछ, रेड. हाँ क्या यहाँ पे समझ गए जिसको समझना है. अबे बोर्ड में थोड़ी करना है, मैं अपने बोर्ड पे कर रहा हूँ तेरे को दिखाने के लिए, समझने के लिए. बोर्ड एग्जाम में थोड़ी करेगा पागल, नहीं करोगे. ऐसे बच्चे हैं बाबा. क्यों सर, आपने तो बोर्ड पे लाल किया तो मैं भी बोर्ड में लाल करके आ गया. आपने गलत सिखाया. अबे टी बीप बोल क्या है कोऑर्डिनेट? बोल 0,4. इसलिए मैच 2 बार दिया है तू, समझा मैं. नेक्स्ट बता बेटा. एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे यहाँ पे आएगा कहीं पे. अब बच्चे जो है, क्योंकि आपके पास लाइन होती है तो आप ऐसे समझ सकते हो. ऐसा डब्बा बनाने की आपको ज़रूरत, मैं आपको समझने के लिए बना रहा हूँ. ठीक है, हाँ तुम नहीं बना के आना, वो भी लाल कलर से. 3,1. एक्स पे 3 है, वाई पे 1 है. एक्स, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पहले एक्स फिर वाई. अब बताओ सामने बता नेक्स्ट क्या है? -2,6. यानी कि x के ऊपर मुझे देखना है कहाँ पे? -2 में. y के ऊपर देखना है 6 में. तो मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा ऐसे, ऐसे कहीं पे. अब मेरे शायद उतने एक्यूरेट ना हो क्योंकि डिस्टेंसेस कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा एरर आ जाए, बट यू अंडरस्टैंड है ना. हाँ तो ये क्या है बेटा? हाँ मैंने एक बच्चे का ये भी ऑब्जर्व किया था. अब मैं कैसे पॉइंट की इस तरफ ब्रैकेट बना रहा हूँ, तो पहले x फिर y लिख रहा हूँ. तो बच्चे ने क्या किया था,
y तो इधर आ रहा है ना, उसको लगा फिर ये ई पॉइंट की इस तरफ में सर ने ब्रैकेट बनाया, तो उसने इधर x को लिखा था ऐसे। क्या है जैसे कोऑर्डिनेट क्या है अपना ये -2,6 है, तो उसने ऐसे लिखा -2,6। चलेगा क्या? मैं फिर एक बार, क्योंकि रिपीटेड हो हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे रहेगा x, y, तो ये x नहीं है बेटा यहाँ पे, x 6 है क्या, -2 है, तो ऐसे नहीं लिखने का बेटा। उसको लगा कि इस तरफ लिख रहा हूँ ब्रैकेट, तो ऐसे नहीं चलेगा। अभी भी आप कैसे लिखोगे, चाहे इस तरफ ब्रैकेट बना लो, कोई फर्क नहीं, कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे रहेगा, -2,x, y के फॉर्म में ही रहेगा। ये भूलने का नहीं, छोटी छोटी बातें, लेकिन ये चीज़ों की वजह से आपके आंसर खराब हो जाते हैं आगे चल के। इसलिए मैं पहले से आपको जो भी स्टेप में आपको पॉसिबल मिस्टेक्स होने के चांसेस वहाँ पे वो ऑन करता हूँ, बेटा ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, और उसको रखा करो, या तो कहीं पे लिख लिया करो, ठीक है, डन। अब इसमें से क्या पास करेंगे, लाइन पास करेंगे। और ये याद रखना कि जब अपन लाइन पास करते हैं इसमें से, तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, कोलिनियर। अभी ज्वाइन क्या है, कोलिनियर कैसे होने चाहिए। अगर ये सच में हमारे आंसर करेक्ट है तभी ऐसा होगा, इसलिए मैंने बोला कम से कम 3 पॉइंट निकालो, क्योंकि अगर 2 पॉइंट निकालोगे तो वो तो कोलिनियर ही रहेंगे, नो डाउट। आ रहा है समझ, ये कैसे जाएगा। हाँ चलो, अब शायद लाइन को मैं उतना अच्छे से ना ड्रॉ कर पाऊँ, इसके ऊपर कोशिश करते हैं स्टिल। अरे वाह, काम कर गया है ना, काफ़ी हद तक है ना। चलो ठीक है, आपका एक्यूरेट आ जाएगा। कौन सी रे, यही रहने देते, ब्लू, ठीक है। अब बताओ, सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करना है, क्या करेंगे फिर बेटा, फिर एक बार सभी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। अब बताओ कोऑर्डिनेट क्या क्या है। पहला कोऑर्डिनेट, और ये भी मैं आपको एडिशनली बता देता हूँ, अभी से ही क्लियर रखो ये चीज़। देख, जब भी बेटा आपके पास ना कोई लाइन प्लॉट हो जाती है, तो किस इक्वेशन की है, वो इक्वेशन को उस लाइन के किसी एक एंड पे लिख सकते हो जहाँ पे जगह है। जैसे किस इक्वेशन की लाइन है, x + y = 4 की, तो ऐसे इस पे लिखा करो x + y = 4। जब दोनों लाइन प्लॉट करते हो तो टीचर को नहीं समझ आता कौन सी इसकी कौन सी लाइन है, तो ये हमारा काम है, हम वहाँ पे उसको एक किसी एंड पे, यहाँ पे या तो यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको जगह बनती हो वहाँ पे उसी लाइन के ऊपर छोटा सा उस इक्वेशन को भी लिखना होता है, ताकि वो रिप्रेजेंट करते कि हाँ ये मेरी लाइन है। वो इक्वेशन बोलता है ये मेरी लाइन है भाई, ठीक है। हाँ आई कीप राइट ऑन दिस, ओके। इस इक्वेशन पे बताओ पहला कोऑर्डिनेट 1, अब इसका काम पूरा हो गया, अभी अपन दूसरे के ऊपर गए। 1, 0, x के ऊपर 1, y के ऊपर, तो मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, एक्सिस के ऊपर ही आएगा, है ना, लाल कलर ना। 1, 0। नेक्स्ट क्या है बेटा, 2, x के ऊपर 2, y के ऊपर 2, क्या यहाँ पे आएगा, शायद इसके ऊपर आ रहा है क्या, चल देखते बाद में देखते। एनीवेज, उसके बाद क्या है बेटा, x पे 0, y के ऊपर -2, y के ऊपर -2 इधर, बराबर। अरे आ रहा है समझ। अब ये तीनों पॉइंट में से एक लाइन पास होनी चाहिए, बराबर। चलो उस लाइन को पास करते हैं, कहाँ से जाइए, हाँ ऐसे जाना चाहिए ना, ठीक है। बताओ किसकी लाइन है ये, 2x - y = 2, ठीक है। अब दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो होता है भाई वो कॉमन पॉइंट जहां पे इनके x और y मिलते हो, क्योंकि x की वैल्यू दोनों में सेम होती है और y की वैल्यू भी दोनों में, इसलिए यहाँ पे हमें ये कॉमन पॉइंट मिलता है। आ रहा है समझ, लीनियर इक्वेशन फील हो पा रहा है। Why we get the common solution for both the equation, क्योंकि उनकी वैल्यूज ग्राफ पे कॉमन होती है, एक ही पॉइंट पे वहाँ पे मिल रहे होते हैं। एंड दिस इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ आवर टू इक्वेशंस। आ रहा है समझ। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, अभी अपना थोड़ा सा गलत शायद आ रहा है, ये 2, 2 पे ही शायद इंटरसेक्ट कर रही है ना। अभी अपने में थोड़ा डिस्टेंसेस इनएक्यूरेट है सबके बीच में, है ना, तो ऊपर नीचे हो गई लाइन। मैंने शुरू में आपको डिस्क्लेमर दे दिया था, आप ग्राफ पे करोगे आपका सेम आ जाएगा। मैं चेक कर लो आंसर इसका कहाँ पे आ रहा है, 2, 2 पे आ रहा है, ठीक है, यस। तो आंसर आपका बनेगा बेटा ये 2, 2, यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर x, y = मतलब आप इस इक्वेशन को
अगर आप इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करोगे तो आपको आंसर लास्ट में क्या देखने मिलेगा, और अभी हमने इसको कैसे सॉल्व कर लिया, ग्राफिकली। आया समझ, इजी है, कोई मुश्किल काम। चलो सारे बच्चे ढंग से आराम से समय लगा करके अपना अच्छे से इसको पूरा फिनिश करो, उसके बाद एक सवाल फिर आपके लिए रहेगा। यस, ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को, सॉल्व कर लो। ठीक है, जल्दी से, सेम आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। कितना का हुआ है? ठीक है, 8 मिनट, 8 मिनट में लगभग कईयों का हुआ। ठीक है, अच्छा नोट करके रखा था। ठीक है, 2 मिनट ही बता देता, 2 मिनट बता देता। हाँ, ग्राफ तो ऐसे छू निकल जाता है ना। चलो देखते हो अगले क्वेश्चन में। हाँ ना, रेयांश गिरी हो, आते हैं ना बेटा अगले सवाल पे, फिर एक बार 2 मिनट में कर दिखाना, कोई बुरी बात नहीं है। 2 मिनट में तो बोला मैंने, फिर 5 मिनट 47 सेकंड बोला। अब झूठ बोल रहा है तू। एनीवेज, आंसर क्या है सबका? 5, और बाकी लोग कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, क्या फिक्स आंसर रहेगा बेटा? डिपेंड कैसे करेगा? आप चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, वो तो उस लाइन का ही है ना, हमेशा एक ही आंसर देगा आपको। आप यहाँ पे जितने बैठे सब ने अलग अलग कोऑर्डिनेट लेके भी सॉल्व किया ना तो भी आंसर सेम ही आएगा। इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट में ही करेगी हमेशा वो। गलत आया फिर तेरा, वापस कर, तू खुद ढूंढ, आप वापस एक बार कर। चेक किया, ठीक है। करो, सॉल्व करो, मैं चेक करके आता तो आंसर करेक्ट है कि नहीं है। फाइव का ऑन इज करेक्ट आंसर। जिनका हो रखा है उनके लिए दूसरा सवाल दे देता हूँ बेटा, ठीक है? और एक करना, थोड़ा सा बड़े नंबर्स के साथ लेते हैं इस बार, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। ठीक है, थर्ड वाला जो दिया है इसके बाद आपको ये सॉल्व करना है। चलो ठीक है, सो आई होप आपने ये सॉल्व किया होगा, और नहीं किया है तो भाई बच्चों अभी घर पे कर लो। ओके, आज के लेक्चर में फिर यही रुकेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। 70 वाज लेक्चर। नाउ गुड बाय।